तो कल जो है आप लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़े, जहाँ पर आपका पार्ट 1 था, जिसमें आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक है, प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी, मध्यकाल में क्या हुई और आधुनिक काल आते आते जो इसमें क्या सुधार होने शुरू हो गए। ठीक है, फिर आपने ब्रिटेन से जो कुछ व्यवस्थाओं को यहाँ पर लागू किया गया था, जिसे हम ब्रिटिश काल के जो है संशोधन के रूप में देखेंगे, तो वो भी जो है आप लोगों ने पढ़ा, जो कि लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, देश हमारा गणतंत्र बना, तो उस समय संविधान में इसकी चर्चा हुई। किन लोगों ने चर्चा किया, कैसे इसको आर्टिकल 40 में स्थान मिला, किस प्रकार से डीपीएसपी का ये भाग बना, ये सारी चीजें कल हो चुकी थी। फिर आपने देखा कई सारी सिफारिशों को लाया गया था अलग अलग समितियों के द्वारा। ठीक है, जिसमें अंतिम रूप से जो आपको LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति, इन दोनों ने जो है अपना रिपोर्ट पेश किया था। ठीक है, तो जो आपको LM सिंघवी समिति ने रिपोर्ट पेश किया, ये कब, 1986 में, और PK थुंगन समिति 1988 में। ठीक है, जब ये दोनों रिपोर्ट पेश किया गया तो वहां पर देखा गया कि जो हमें आवश्यकता है कि संवैधानिक दर्जा की बार बार मांग की जा रही पंचायती राज व्यवस्था के लिए, तो इसको पंचायती राज संस्था को जो है अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाए। और इसके लिए राजीव गांधी जी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1989 में क्या किया, एक विधेयक लाया जो आपको पेश किया गया लोकसभा में, लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाया। इसके बाद यह क्या हो गया, कानून निरस्त हो गया, नहीं कानून बन ही नहीं पाया। ठीक है, फिर आपने देखा कि 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो यहां से आपकी क्लास जो है वो आगे बढ़ेगी कि 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन जो है यह को कब आया था, 1992 में। कब आया था, 1992 में। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में जो है आपको वित्त मंत्री के तौर पर काम कर रहे होते हैं कौन, मनमोहन सिंह। ठीक है, जो कि इस समय वित्तीय आपातकाल की स्थिति बन सकती थी, लेकिन उनकी समझदारी से जो है देश की आर्थिक वृद्धि होगी। ठीक है, यहीं पर आपको वैश्वीकरण की नीति को अपनाई गई। ठीक है, निजीकरण भूमंडलीकरण की नीति को अपनाई गई और उदारीकरण की नीति को। ठीक है, तो ये जो PV नरसिम्हा राव है, इनके सरकार ने क्या किया, तो 73वां संविधान संशोधन बिल लाया। ठीक है, और ये पेश किया गया कहां पर, लोकसभा में। कब, 22 दिसंबर को। ठीक है, तो 22 दिसंबर को कहां पेश हुआ, लोकसभा में। फिर 23 दिसंबर को पेश किया गया कहां पर, राज्यसभा में। ठीक है, और इन दोनों जगह ही जो है यह विधेयक आपको क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, तो आपको 22 दिसंबर को लोकसभा में और राज्यसभा में 23 दिसंबर को 73वां संविधान संशोधन 1992, जो कि आपको पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कर रहा था, यह बिल आपको पास हो गया। इसके बाद फिर राज्यों से विचार विमर्श करने के लिए राज्यों में भेजा गया, तो अधिकतर राज्यों ने इसे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। ठीक है, तो फिर इसको जो है राष्ट्रपति के पास भेजा गया, राष्ट्रपति ने इस पर अपना हस्ताक्षर किए, इसके बाद क्या बन गया, ये कानून बन गया। ठीक है, तो यह जो आपको 73वां संविधान संशोधन है, यह आपको आया कब, 1992 में। ठीक है, और 23 दिसंबर 1992 को ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ। ठीक है, लेकिन यह जो लागू हुआ आपको, ये कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। तो ये आपको 24 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1993 को यह पंचायती राज व्यवस्था क्या बन गया, अब एक संवैधानिक संस्था बन गई। ठीक है, और इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग एक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, पंचायती राज दिवस। ठीक है,
तो आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, और ये कब लागू हुआ था आपको 73वां संविधान संशोधन? तो 24 अप्रैल 1993। ठीक है, तो इस प्रकार से अब क्या हो गया कि हमारे संविधान में दर्जा संवैधानिक रूप से प्राप्त हो गया किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, अब यहाँ पर जब इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को कहाँ पर रखा गया है? ठीक है, तो कहाँ पर रखा गया है? भाग 9 में। कहाँ रखा गया है? भाग 9 में। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको आर्टिकल पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आर्टिकल आप याद रखेंगे 243 से 243 तक। ठीक है, और कुल कितने अनुच्छेद हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो टोटल जो है आपको 16 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 16। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में कहाँ पर इसकी चर्चा है, तो भाग 9 में है। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 243 से 243 तक है। और कितने अनुच्छेद है? तो 16 अनुच्छेद। इसके अलावे यहाँ से अनुसूची पूछा जा सकता है, तो इसे आपको 11वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले भी अनुसूची के बारे में पढ़ाया गया है ना? तो 11वीं अनुसूची में जो है आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को स्थान दिया गया 11वीं अनुसूची में। ठीक है, और इसी 11वीं अनुसूची में आपको 29 विषय की चर्चा है। कितने विषय की? 29 विषय की। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे विषय होंगे जिस पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? पंचायत को होगा। ठीक है, तो ये आपको अब एक संवैधानिक संस्था बन चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या है कि भाग 9 में स्थान प्राप्त हो गया। अब पूरे भारत में जो है इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था को कहाँ पर लागू किया गया था? राजस्थान के नगर। आप थोड़ा सा इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, तो भारत में मध्य प्रदेश राज्य में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में प्रथम बार लागू हुआ। ठीक है, तो आप लोग जो बोल रहे हैं राजस्थान नागौर, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन उस समय आपको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो सब समझे कि एक प्रकार का ट्रायल चल रहा था। ठीक है, कि आप लोगों को जो पहले पढ़ाया गया था कि पहली बार आपको जो है 2 अक्टूबर 1959 में आपको पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में। लेकिन जब यहाँ पर बार बार जो है लागू हो रहा था, मान लीजिए कि राजस्थान में हुआ, फिर आंध्र प्रदेश में हुआ, फिर तमिलनाडु में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, तो ये आपको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था इस समय तक। ठीक है, तो बार बार संवैधानिक दर्जा की मांग हो रही थी। तो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद जो पहली बार लागू हुआ वो आपको मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि संवैधानिक रूप से या संवैधानिक दर्जा प्राप्त पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुआ? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक में आप कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लीजिए, इसके बाद हम लोग जाएंगे आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो ये आपको 73वें संविधान संशोधन से संबंधित जो बातें इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया गया। ठीक है, और यह पहली बार लागू कहाँ पर हुआ था तो वो भी आपको बताया गया। अब आप लोग को जो है पढ़ना है जो यहाँ पर अनुच्छेद है। ठीक है, तो अनुच्छेदों के बारे में भी पढ़ना है कि किस अनुच्छेद में क्या है। यहाँ से आपके सवाल एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कि भाग 9 में जो है आर्टिकल जो शुरू होता है वो कहाँ से? 243। ठीक है, तो पहला जो आपको आर्टिकल होगा वह कौन सा हो जाएगा? 243। ठीक है, तो आर्टिकल 243 में क्या है? तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 243 जो है इसमें क्या है? परिभाषा है। क्या है? परिभाषा। परिभाषा। देखिए अब परिभाषा किस चीज की? तो चूंकि हम
पढ़ किसको रहे हैं? पंचायती पंचायती राज व्यवस्था को। इसमें क्या क्या आएगा उसी की परिभाषा है, ठीक है। जैसे पंचायत, ठीक है, पंचायत क्या होता है, किसे कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ग्राम सभा, ठीक है, पंचायत समिति, ठीक है, जिला परिषद, ठीक है। तो जो ये सब पोस्ट है, यही सब जो शब्द है, इन शब्दों की यहाँ पर चर्चा की गई है, ठीक है। और इनके बारे में आपको बताया गया है, परिभाषा दिया गया कौन क्या है, ठीक है। तो 243 आपके लिए जो है एक महत्वपूर्ण हो जाता है आर्टिकल, काउंटिंग करते जाएंगे, ठीक है। सर ऐसे पूछ सकता है कि बोलिए। पंचायत समिति का पद किस अनुच्छेद में है? हाँ। 243 बोल सकते 243 अगर पूछा जाए आपको कि ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद या पंचायत शब्द की चर्चा कहाँ पर है, पद की चर्चा कहाँ पर है, तो 243 में, ठीक है। तो 243 में ज्यादा कुछ नहीं, केवल आपको क्या है, परिभाषा है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल 243 के बाद 243 क्या होगा, ए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि कहीं पर आपको स्मॉल में ए और कहीं पर आपको कैपिटल में ए होगा। तो इसके बारे में कभी बताएं आप लोगों को कुछ क्या? नहीं बताया तो जान लीजिए। अगर 243 ए है कैपिटल में, तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपको शुरुआत से इसमें लगा हुआ है, जब ये अनुच्छेद बना तभी से लगा हुआ है। अगर स्मॉल में तो मतलब बाद में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है। तो चूंकि ये कैपिटल इसलिए है कि जब आपको भाग 9 लगा तभी से ये इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए कैपिटल में है, ठीक है। लेकिन अगर इसी में और कुछ जोड़ना होगा, मान लीजिए कि आगे चलकर और संशोधन हुआ और कुछ जोड़ना पड़ जाएगा इसी में, तो वहां पर 243 ए में फिर स्मॉल ए देके उसको जोड़ा जाएगा। कोई भी ठीक दे है। सकता है। इसको जो कैपिटल ए है इसको हम को कहेंगे, जो उसे शुरुआत बोलते से है, हैं। हाँ, जो शुरुआत से है, ठीक है। तो बाद में फिर जो जोड़े गए उनको छोटी ए बी सी डी से हम उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए। अब 243 ए में क्या है, तो यहाँ पर आपको जो है वो है ग्राम सभा के बारे में। इसके बारे में है ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्राम सभा की चर्चा कहाँ पर है, तो ग्राम सभा की चर्चा क्या है, कहाँ पर है, 243 ए में। और ग्राम सभा होगा क्या, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार देने वाले लोगों का समूह, ठीक है। तो ये जो ग्राम सभा का निर्माण होता है ये किससे होता है, ये आम जनता से होता है, ठीक है। ग्राम सभा को हम लोग आम सभा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, आम लोगों के द्वारा, ठीक है। कैसे लोग, जो वयस्क होंगे, ठीक है। वयस्क का मतलब क्या, जो 18 प्लस एज के होंगे, है ना, जिनको मत देने का अधिकार होगा, ठीक है। तो जो वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो मत देने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो इनका जो समूह होता है, ठीक है, तो इनके समूह को हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम सभा। ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो यह ग्राम सभा होता है इसमें कौन कौन शामिल होंगे, ठीक है। तो ये आपको राज्य विधानमंडल जो है नियम बना के इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर याद रखेंगे कि ग्राम सभा में होंगे कौन, जो वयस्क मत देने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आर्टिकल 243 बी में आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 243 बी जो है, यहाँ पर आपको पंचायतों के गठन की चर्चा है, ठीक है। तो पंचायतों के गठन की चर्चा कहाँ पर है, आर्टिकल 243 बी में, ठीक है। तो पंचायतों का जो गठन होगा वो किस प्रकार से होगा, तो आपने पढ़ा है कि हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या है, ठीक है। तो त्रिस्तरीय जो पंचायती व्यवस्था है, ठीक है, ये आपको उल्लेख कहाँ पर किया गया है, पंचायत 243 बी, 243 कहाँ चर्चा की गई है, 243 243 बी में, ठीक है। आप वो त्रिस्तरीय मतलब 4 स्तर का भी हो सकता है। हाँ, अब वहीं पे जा रहे हैं, ठीक है।
कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका आपको प्रावधान है हमारे संविधान में, ठीक है, जो कि पूरे देश में लागू होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक और क्लोज लगा दिया गया है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में, जो कल आपको पढ़ाया भी गया था, ठीक है, कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था, ठीक है। तो जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या होगी वहां पर क्या होगी, 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था होगी, ठीक है, जहां पर आपको मध्यम स्तर नहीं होगा, मध्यम स्तर नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को अगर हम देखें, इसको अगर हम एक पिरामिड के अनुसार दिखाएं तो यहाँ पर आपको जो सबसे शीर्ष पर होता है वो होता है जिला स्तर। क्या होता है, जिला स्तर। तो जिला स्तर पे जो व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं जिला परिषद। क्या कहते हैं, जिला परिषद, ठीक है। जो मध्यम स्तर के होते हैं इसे कहा जाता है पंचायत समिति। क्या कहते हैं, पंचायत समिति, ठीक है। हाँ, इसके हेड को प्रमुख कहते हैं, ठीक है। और जो सबसे निचले स्तर पर होते हैं ये होता है क्या आपको, ग्राम पंचायत, ठीक है। जिला परिषद का तो ये 3 स्तर है, 3 लेयर है। तो जहां पर 20 लाख से जनसंख्या कम होगी वहां पर ये मध्यम स्तर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, 20 वाला नहीं होगा। और वहां जिला परिषद का पद होगा और ग्राम पंचायत का पद होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाएगा कि ऐसे राज्य जहां पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है वहां पर कौन सा स्तर नहीं होगा, तो मध्यम स्तर नहीं होगा, जो बीच वाला है वो नहीं होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको बताया गया था कि जो पश्चिम बंगाल है वहां पर क्या है कि आपको 4 स्तरीय है, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों, तो आपके संविधान में कहा गया है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में 2 स्तरीय व्यवस्था हो सकती है, लेकिन 2 स्तरीय से कम नहीं हो सकती है। हालांकि यहीं पर कह दिया गया है कि 3 स्तर से ऊंचा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे संविधान में यह कह दिया गया है कि 2 स्तर से नीचे नहीं हो सकता है, लेकिन 3 स्तर से ऊंचा हो सकता है, ठीक है। इसी का उदाहरण है आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसका ही आपको उदाहरण है क्या, पश्चिम बंगाल, जहां पर आपको क्या है 4 स्तरीय, ठीक है। तो हमारे संविधान में जो है कहा गया कि पंचायती व्यवस्था जो होगी वो त्रिस्तरीय होगी, ठीक है। और जहां 20 लाख से कम जनसंख्या होगी वहां 2 स्तरीय होगी। लेकिन ऐसे राज्य जिनको यह लगे कि हमें इसमें कुछ और भी संशोधन करने हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार वो संशोधन कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में जो है वो इन त्रिस्तरीय को आगे भी बढ़ा सकते हैं। 2 स्तर से कम नहीं कर सकते लेकिन ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कि जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल संबंधित राज्य में, संबंधित राज्य में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस राज्य का विधानमंडल चाहेगा कि हम अपने राज्य में कुछ संशोधन करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसी संशोधन के तहत जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में क्या किया, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पूरे देश में लागू होगा, लेकिन राज्य विधानमंडल को शक्ति है कि अपने राज्य में वो उसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। और कम से कम 2 स्तर होना अनिवार्य है। ये आपको कहां पर चर्चा है, 243 बी, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत भी यहां तक में। तो अब सी में क्या है, तो यहां पर आपको पंचायतों की संरचना
एवं गठन का अधिकार, जो भी आपको चर्चा कर रहे थे वही चीजें हैं। विधानमंडल के पास, ठीक है। तो किन क्षेत्रों में जो है पंचायत होगा और उसकी संरचना कैसी होगी, द्विस्तरीय होगी, त्रिस्तरीय होगी या चतुर्थ स्तरीय यानी 4 स्तरीय होगी, ठीक है। ये किसके पास अधिकार है? विधानमंडल के पास, संबंधित राज्य के विधानमंडल, जो उस क्षेत्र में जो भी आपको विधानमंडल आएगा, ठीक है, उसके पास ये अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डिसाइड करना निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है। तो निर्वाचन क्षेत्र क्या, यानी कहने का मतलब क्या, सीमा, कि कौन सा क्षेत्र जो है किस वार्ड में आएगा, किस क्षेत्र में आएगा, ठीक है, कितने क्षेत्र को हम किस पंचायत में रखेंगे, ठीक है। तो ये सब जो निर्वाचन क्षेत्र होता है ये भी आपको विधानमंडल के पास जो है इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रतिनिधित्व, ठीक है, किस प्रकार से होगा, ठीक है, ये भी अधिकार जो है किसके पास है? विधानमंडल के पास है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर नियम वगैरह लगाना होगा तो ये भी अधिकार किसके पास है? विधानमंडल के पास है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि आर्टिकल 243C के अनुसार अगर पंचायतों में कोई भी बदलाव करना है, चाहे उसके गठन से संबंधित हो, उनके संरचना से संबंधित हो, ठीक है, तो वो कौन करेंगे? विधानमंडल, ठीक है। तो जो संबंधित राज्यों के विधानमंडल हैं वही जो है यहाँ पर आपको ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विधानमंडल को पावर दी गई है, न कि संसद को। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव सवाल में कि पंचायतों के संबंध में किसी भी प्रकार के नियम में संशोधन करने का अधिकार किसको है, ऑप्शन दे देगा संसद, विधानमंडल, ठीक है, विधानसभा, राज्यसभा, इस तरह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विधानमंडल। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको है आर्टिकल 244 में डी, अभी 243 में ही सारे हैं, 16 अनुच्छेद जो है सारे 243 में हैं। उसी का सब है। हाँ, सब एबीसीडी सब उसी में चलेगा, ठीक है। नोट है। तो 243 के डी में क्या है? तो यहाँ पर आपको बात करता है किसकी? आरक्षण, ठीक है। तो पंचायतों में आरक्षण। तो आप लोग देखते होंगे कि हमारे राज्य में या हमारे क्षेत्र में जब चुनाव होता है तो कुछ सीटों के लिए आरक्षण मिलता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि महिलाओं के लिए, ठीक है, तो महिलाओं के लिए आपको आरक्षण है कितना? 33%। 1/3 सीटों पर आरक्षण, ठीक है। तो हमारे संविधान में जो चर्चा की गई है, ठीक है, कि जितने भी सीट है, ठीक है, याद रखिएगा कि आरक्षण 2 प्रकार से मिलते हैं, एक जनसंख्या आधार पर और दूसरा सीट के आधार पर। तो महिलाओं को जो आरक्षण प्राप्त है ये आपको सीटों के आधार पर है। किसके आधार पर? सीटों के आधार पर, कि जितनी भी सीटें हैं उनका 1/3 करने का मतलब क्या? 33%। प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना? 33%, ठीक है। तो महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर जो है आरक्षण का प्रावधान है, यानी 33% आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन समय के साथ साथ क्या है कि इसमें राज्य को अधिकार है कि इस आरक्षण को वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे आपको बिहार में 50%। यूपी में, एमपी में, ठीक है, इन सब जगहों पर क्या है आपको 50% आरक्षण है, ठीक है। तो महिला आरक्षण जो है हमारे राज्य में कितना है? 50%, ठीक है। तो ये बढ़ाने का अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल को है, ठीक है। कम नहीं किया जा सकता, इन बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के द्वारा, ठीक है। तो संविधान में चर्चा है 1/3 की, यानी 33% की, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो बिहार, यूपी, एमपी ऐसे कुछ राज्य है जहाँ पर 50% आपको महिला आरक्षण है, ठीक है। ये किस पर? सीटों पर। इसके अलावा SC ST के लिए भी आरक्षण है, ठीक है। तो SC ST का जो आरक्षण है
ये आपको जनसंख्या के आधार पर है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, कि जिस एरिया में जैसी जनसंख्या होगी, ठीक है, कोई ऐसा एरिया है जहां पर एससी की संख्या ज्यादा है, कहीं पर एसटी की संख्या ज्यादा है ना, महिलाओं की संख्या कम ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि महिला तो हर जगह रहेगा। कोई ऐसे राज्य भी हैं जहां पर मान लीजिए एससी संख्या है ही नहीं है, एसटी है ही नहीं है, तो जहां पर एससी या एसटी नहीं है उनके आरक्षण को भी खत्म किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा राज्य जहां पर एसटी की आबादी नहीं है, तो वहां पर एसटी आरक्षण की क्या आवश्यकता है? तो राज्य विधानमंडल वो एसटी आरक्षण को वहां से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन महिला का आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह महिला है ना। तो एससी एसटी का जो आरक्षण है यह आपको जनसंख्या के आधार पर है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखेंगे एक आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है ओबीसी को भी आरक्षण है। ठीक है, हाँ, ये उत्तर प्रदेश में क्या है, ओबीसी को भी आरक्षण है। ठीक है, तो ये अलग अलग राज्य को अधिकार है कि जो संबंधित राज्य की विधानमंडल है वो आरक्षण के संदर्भ में अलग अलग नियम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आरक्षण अक्सर क्या होता है, बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको अध्यक्ष पद यहाँ पर बनेगा। ठीक है, जैसे आप लोग देखें कि जो पंचायत समिति है ना, अभी यहाँ पर बात किए थे कि पंचायत समिति का जो आपको हेड होगा वो कौन कहलाएगा? प्रमुख। प्रमुख। ठीक है, जिला परिषद का जो हेड होगा वो कौन कहलाएगा? अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये आरक्षण जो है वो लागू होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ये आरक्षण लागू होगा, ऐसा नहीं कि केवल जो है सदस्य के लिए है, ये आपको अध्यक्ष पर भी लागू हो सकता है। आरक्षण सर घटाया नहीं जा सकता है? नहीं, आरक्षण को घटाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं घटाया जा सकता? जैसे 50% बिहार में कर दिया महिला के, हाँ। उसको कम नहीं किया जा सकता है? देखिए, ये राज्य का मुद्दा है, यहाँ से नहीं घटाया जा सकता 33% से, जो आपको पहले से संविधान में दिया गया है। ठीक है, अब जो राज्य बढ़ाया है वो कम कर सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को आप लाभ दे रहे हैं तो शांत रहेगा, लाभ लेना बंद कर दीजिए तो विरोध होगा कि नहीं? कोई चाहेगा कि मेरी सरकार जो है वो गिर जाए। हाँ, अभी देखिए, जैसे भारत सरकार जो है एक मुद्दा को लाके फंस गई, वो है यूजीसी का मुद्दा। यूजीसी का मुद्दा लाया जिसमें आपको एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी शामिल किया गया, है ना। तो ये ओबीसी के हित में था, तो अब ओबीसी ने उस मुद्दा को पकड़ लिया कि अब तो हमको चाहिए यूजीसी, तो चाहिए, है ना। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, मोदी सरकार इसमें फंसे हुए हैं कि उन्होंने यूजीसी का बिल लाया, ठीक है, इनका विरोध हुआ किसके द्वारा? सवर्णों के द्वारा, है ना। अब सवर्ण कहता है कि हम इसको आने नहीं देंगे, ओबीसी कहता है हम इसको लाके देंगे, है ना। अब ये मुद्दा जो है वो कितना गर्म हो गया है ना, कि आप किसी को अगर लाभ दे रहे हैं और आप उससे छीनना चाहेंगे तब तो वो उसके खिलाफ हो जाएगा, नहीं दे रहे तो अलग बात है ना। आप लोग को मान लीजिए हम कह देंगे कि चलिए आपको जो है हम ले जाते हैं टूर पे घुमाने के लिए, है ना, नहीं बोले तो शांत रहिएगा। अब बोल देंगे चलिए आपको जो है 15 जनवरी को जो है लेके चलेंगे घुमाने के लिए, मकर संक्रांति के बाद, है ना। तो आप कहिएगा ठीक है, अब हम इंतजार करते हैं 15 जनवरी का। अब 15 जनवरी आएगा, आप लोग आंदोलन कर दीजिए, सर काहे नहीं लेके गए, चलिए सर लेके चलिए, कब लेके चलिएगा सर, है ना। और नहीं बोले तो कोई बात नहीं था। तो वही बात है, सरकार ने कोई आरक्षण जब दे दिया तो वापस लेने में दिक्कत है, क्योंकि लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, नहीं दिए तो कोई बातें नहीं है। लेकिन ले सकता है? हाँ, ले सकता है। ठीक है, जो संविधान को छोड़कर, संविधान में जो चर्चा है जो आरक्षण का प्रावधान उसको छोड़ के, जैसे संविधान में आपको चर्चा क्या है 1/3 का, उससे कम नहीं हो उससे कम नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो राज्य विधानमंडल के द्वारा बढ़ाया गया है तो वो आपको कम किया जा सकता है। तो आर्टिकल 243 ई जो है यहाँ पर क्या है आपको, तो पंचायतों की अवधि, ठीक है, अवधि मतलब समय, ठीक है। तो जो पंचायतों की अवधि है, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आपको पंचायतों का गठन होता है, ठीक है, और इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, तो इन सदस्यों का समय कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, कितना होता है? 5 वर्ष। यहाँ से एक आपको क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में फंसाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पंचायत के जो सदस्य है उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नीचे में आपको दे दिया जाएगा शपथ ग्रहण के दिन से, ऑप्शन बी में आपको दे दिया जाएगा प्रथम बैठक के दिन से,
ऑप्शन सी में दे देगा चुनाव जीतने के दिन से, ऑप्शन डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं, या और कुछ ऑप्शन। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? चुनाव जीतने के चुनाव जीतने के नहीं, सभा से कोई नहीं। प्रथम बैठक से। प्रथम बैठक से इसलिए हम बोले कि यहाँ फंसेंगे। प्रथम बैठक हाँ, बहुत लोग फंसते हैं, तो हर किसी को यही दिमाग में रहता है जिस दिन शपथ लिया वही दिन से शुरू होगा काम। नहीं, पंचदी मुखिया सब शपथ लेता है सर जी? बिल्कुल लेता है। बिल्कुल लेता है पंचायत। उनको आपको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक अधिकार पत्र दिया जाता है, तब जाके वो आपको मुखिया कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन जब उनको वो अधिकार पत्र मिला तभी से उनका कार्यकाल शुरू नहीं होता है। कार्यकाल तब शुरू होगा जब उस ग्राम सभा का या आम सभा का पहली बैठक हो जाए। जिस दिन पहली बैठक होगी उस दिन से 5 वर्ष तक। क्लियर है? और किसी कंडीशन में अगर कोई ऐसा घटना हो गया जिससे पद खाली हो गया, ठीक है, अब मान लीजिए कोई मुखिया बन गया, मर गया, है ना, तो पद खाली होने पर जो है 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। ठीक है, ठीक है। अब कोई मान लीजिए कि मुखिया है, सरपंच है, वार्ड पार्षद कोई भी बने, है ना, और उनका डेथ हो जाता है कार्यकाल के दौरान ही। ठीक है, तो पद खाली तो रहेगा नहीं, है ना, तो इसलिए उस पद को भरने के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, और यहाँ एक चीज बात याद रखेंगे कि अगर आपको यह चुनाव करवाना होगा तो कैसे चुनाव होगा? अगर पद खाली है और चुनाव हो रहा है तो समय कितना बचा हुआ ये भी देखा जाएगा। अगर 6 महीने से कम बचा हो, अगर 6 महीने से कम बचा हो, ठीक है, या 6 महीने से अधिक बचा हो, ठीक है, यह दोनों कंडीशन हो सकता है कि कोई मान लीजिए मुखिया बना और वो 2 साल अपना काम करने के बाद क्या हो गया, उनका डेथ हो जाता है, और कोई ऐसा है जो 2 साल कोई ऐसा जो 4 साल 6 महीने यानी 4.5 साल काम करने का उनका डेथ हो जाता है, यानी 6 महीना ही बचा हुआ है, या 5 महीना बचा हुआ, 4 साल 7 महीना काम कर लिया। ठीक है, ज़्यादा बंदना नहीं रहा है, चलिए घूम रहे हैं, चलिए, तो यहाँ पर आपको दोनों कंडीशन बन सकता है। ठीक है, तो अगर 6 महीने से कम बचा हो तो यहाँ पर याद रखेंगे कि पूरा 5 साल के लिए चुनाव होगा। ठीक है, तो पूरा 5 साल के लिए चुनाव। ठीक है, और अगर 6 महीने से अधिक का समय बचा होगा, ठीक है, तो बचे हुए अवधि के लिए, ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, कि अगर आपका समय जो है बचा हुआ है डेथ के बाद कितना, 6 महीने से कम, तब चूंकि 6 महीने तक का समय होता है चुनाव करवाने का और 6 महीने से कम बचा हुआ ही है, तो अब जब इसका चुनाव होगा तो पूरे 5 साल के लिए होगा। ठीक है, लेकिन वही 6 महीने से अधिक का समय बचा हुआ है तो बचे हुए अवधि के लिए अगर 7 महीना बचा हो तो 7 महीने के लिए, 10 महीना बचा हो तो 10 महीने के लिए, जितना बचा हुआ रहेगा उतने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है जी। तो ये आपका आर्टिकल 243E जो है ये आपको कहता है क्या, पंचायतों की अवधि के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो है आपको आर्टिकल 243F पर आते हैं। ठीक है, तो यह क्या कहता है, तो यह कहता है सदस्यों की अयोग्यता के बारे में। ठीक है, दोनों बात लिख दीजिए, सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के बारे में। ठीक है, कि अब कोई सदस्य बनने के योग्य होगा, ठीक है, कब होगा, किस कंडीशन में होगा। ठीक है, तो आपका जो उम्र होना चाहिए न्यूनतम, तो न्यूनतम आयु जो है वो क्या होना चाहिए, 21 वर्ष। क्या होना चाहिए, 21 वर्ष। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। 30 वर्ष। ठीक है,
लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष 25 वर्ष। ठीक है, तो 35, 30, 25 वहां था, हम्म। अब उससे नीचे आ गए हैं, है ना। अब कहाँ गए, पंचायत में, तो पंचायत में क्या है 21 वर्ष। 21 वर्ष ठीक है, तो न्यूनतम आयु क्या है 21 21 वर्ष। वर्ष। ठीक है, अरे बैठ गया। इसके अलावा वह भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, है ना, ये तो हर किसी में आपने पढ़ा है। तो भारत का नागरिक होना क्या है, ये अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा संबंधित जो राज्य है, तो राज्य सरकार कानून के अनुसार दोषी नहीं हो। ठीक है, तो राज्य सरकार कानून के अनुसार क्या हो, दोषी नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको योग्यता के संबंध में जो है आपको दी गई है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में कुछ अलग अलग भी यहाँ प्रावधान बनते हैं। जैसे कुछ राज्यों में आपको है कि वैसे व्यक्ति जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे, ठीक है, तो उनके लिए अलग कुछ कानून बनाया गया है, नियम बनाया गया अलग अलग राज्यों में। ठीक है, कि वो यहाँ पर सदस्य नहीं बन सकते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी भी कई सारी जो है आपको नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको देखने को मिल जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल 243 F हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका है आर्टिकल 243 F के बाद क्या हो जाएगा, जी बोला कीजिए, हमको एबीसीडी याद नहीं रहता है, बोलिएगा तो याद आ जाएगा। हाँ। जी के बाद आ जाएगा। अच्छा, जी के बाद एच आता है, बता दी, अच्छी बात। उसका आगे मेरा उसका आगे बता दे सर। उसका आगे भी बता दीजिएगा, थोड़ा और नॉलेज बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको पंचायतों की शक्ति के बारे में है। ठीक है, तो आर्टिकल 243 जो है जी में आपको क्या दिया गया है, पंचायतों की शक्ति, कि पंचायत को क्या क्या शक्ति होगी, पंचायत क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इसके हम कार्य शक्ति को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या इनको अधिकार होगा, क्या क्या ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल आपको यहाँ हर जगह आएगा। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो जो कार्य सुझाए जाएंगे, ठीक है, यानी बताए जाएंगे, वो सारे कार्य भी इनको करना होता है। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि टोटल कितने विषय पहले से डाले गए हैं, 29 विषय, है ना, ये तो पहले ही बताया गया है कि इन 29 विषय पर तो कार्य करना ही। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रशासनिक शक्तियां भी इनको दी गई है। तो प्रशासनिक शक्तियां भी आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो जो संविधान जब संविधान में जब हमने 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इसमें डाला पंचायती राज व्यवस्था को, तो यहाँ 29 विषय आपको दिए गए जिस पर काम करने की शक्ति किसको है, पंचायत को है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है ये और क्या कर सकते हैं, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा अगर कोई काम सुझाया जाएगा, बताया जाएगा, तो वो भी इनको करना होगा। क्लियर है। हाँ, तो बताइए अब जी के बाद क्या आता है, एच आ जाता है, इसको शामिल कर देते हैं। तब आर्टिकल 243 एच जो है इसमें क्या है, तो यहाँ पर आपको जो है पंचायतों को ना क्या कोचिंग में समझ लिया। कर लगाने की शक्ति, कर लगा सकता है। बिल्कुल। ठीक है, पंचायत इसके अलावा को कर लगा फंड की शक्ति जमा करने का अधिकार। ठीक है, अब मान लीजिए कि गांव के विकास के लिए जो है कोई काम करना एकदम अनिवार्य है, जिससे सरकारी फंड नहीं आ रहा है, तो वो लोगों से जो है कर के रूप में कुछ पैसे लेकर या कुछ फंड लेकर जो है उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, जो सभी के विकास के लिए अनिवार्य है। ठीक है, अब मान लीजिए गांव में बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर जो है किसी कारण से ब्लास्ट कर गया और ट्रांसफार्मर लगाना अति आवश्यक है, सरकारी तरफ से भी नहीं आ रहा है, तो जो ग्राम पंचायत है उसका काम होगा क्या करना, कि चलो भाई हम शुल्क लगा के भी जो है
इसको काम कर ले, जो कुछ अनिवार्य काम है। ठीक है, इसके अलावा जो पंचायतों को कर लगाने की शक्ति है, तो यह अधिकार देता है आपको। जैसे मान लीजिए कि सरपंच होता है, सरपंच किसी पर जुर्माना लगाते हैं, है ना, क्योंकि वो आपको न्यायिक प्रक्रिया के क्या हेड है। ठीक है, पंचायत स्तर पे। ठीक है, तो अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, ठीक है, या किसी प्रकार का वो दोषी सिद्ध होता है, ठीक है, तो उस पर क्या कहते हैं, वो जुर्माना लगाते हैं। वो जुर्माना लगाने का भी उनको अधिकार है। ठीक है, तो ये सारी शक्तियां जो पावर है वो आपको आर्टिकल 243H के माध्यम से पंचायतों को दी गई है। जुर्माना लगा के ठीक है। पैसा दे भी हम करे फिर लगने लगे जो चलिए, अब देखिए, जो मुखिया और सरपंच लोग होते हैं, ठीक है, उनके पास पावर बहुत है, जो आप बोल रहे हैं ना, ठीक है, कि लगा देता है देता नहीं है, देता नहीं है। पावर बहुत है उनके पास। बात का कोई लेकिन जो मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति या जो भी आपको पंचायती स्तर के लोग होते हैं, जो पद से चुने जाते हैं, उनमें अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने ही शक्ति का पता नहीं है कि हमको कितना शक्ति है किसी भी चीज को करने का। ठीक है, गांव का विकास करना है तो मुखिया को पता नहीं है हमको फंड कहाँ कहाँ से मिलेगा, कहाँ कहाँ से हम फंड ला सकते हैं, कैसे हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में हम इसके लिए कार्य कर सकते हैं, ये मुखिया को नहीं पता है। कोई सरपंच है तो उनको अपना अधिकार नहीं पता कि हमको कितना पावर दिया गया है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया जो उनके हाथ में है। जितना एक जज को पावर है उतना पावर जो है आपको एक सरपंच को है। ठीक है, लेकिन वो अपने पावर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कभी कभी दुरुपयोग कर देते हैं। कोई उनको रुपया दे दिया, उनके फेवर में चला गया। ठीक है, पंचायत करने के लिए बुलाइए तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, मन होगा तो जाएंगे। ठीक है, आ भी गया, आप गरीब हैं, आपकी बात को नहीं सुनेगा, कोई पैसे वाले हैं 5-6 हजार रुपया दे दिया तो उसी की बात को सुन के उनके अनुसार फैसला दे देगा। तो ये व्यवस्था गड़बड़ है। ठीक है, और यह व्यवस्था गड़बड़ है तो इसका दुरुपयोग किया जाता है, फायदा उठाता है। जो पद पर आ जाते हैं लोग, ठीक है, वो फायदा उठाते हैं। नहीं तो जितना पंचायत में आपको सरपंच को पावर है कि समझिए वो पंचायत का जज है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को हम पहले भी बताए होंगे, ठीक है, जो एब्सेंट थे वो नहीं जानते होंगे, बाकी लोगों को बताए थे कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे, अदालत में, तो वहां पर दीवानी और फौजदारी मुकदमा अलग अलग होता है। लेकिन पंचायत में दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमा सुनने का अधिकार किसको है? सरपंच को। यानी जमीन का मामला होगा वो दीवानी मामला होता है, कहीं मारपीट हो गया, ठीक है, तो वो आपको फौजदारी मामला होता है। दोनों मामले की सुनवाई कर सकता है सरपंच। तो जो एक जज को पावर है उससे ज्यादा पावर तो आपको पंचायत में सरपंच को है। भले वो अपने अधिकार को नहीं जानता है या अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है। ठीक है, कि जो कमजोर लोग हैं उसको और दबा के रखेगा, और जो पैसे वाले हैं, मजबूत लोग हैं, उनका समर्थन करेंगे ताकि वो और आगे बढ़े। ठीक है, तो इसमें भी सबसे बड़ी कमी तो हम लोगों की है कि हम लोग जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो सामान्य जनता की बात न सुनकर कुछ पैसे वालों की बात सुने, कुछ जो उसके आगे पीछे घूमता है उसकी बातों को सुने। तो गलती हम लोगों की ही है। ठीक है, तो इसलिए जब आप चुनाव देखते हैं कि सामने रहता है तो कम से कम इतना तो है कि आपको अपने वोट का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए। और मान लीजिए आपके पेरेंट्स से, आपके आसपास के लोग जो नहीं पढ़े लिखे, ज्यादा नहीं जानते हैं, तो आप उनको सजेशन दे सकते हैं, है ना, कौन कैंडिडेट बेहतर हो सकता है। आप उनको सजेशन दीजिए कि हम पढ़े लिखे लोगों को चुनिए, है ना, ऐसे नेता को नहीं चुना है जो दारू पिला रहा है, जो चिकन मटन खिला रहा है ना, 500-500 रुपया बांट रहा है। तो वो जितना आपको देगा उससे ज्यादा आपसे लेगा, याद रखिएगा। अगर आज वोट के लिए अगर 1000 रुपया पर आदमी खर्चा कर रहा है तो जीतने के बाद जो है वो 10,000 पर व्यक्ति जो वो वसूलेगा। रोड बनने के लिए आएगा, 5 लाख का रोड बनना है, पता चले 4 लाख खा गया, 1 लाख का रोड जैसे तैसे बना दिया, तो टूट के खत्म। आप बुलाने जाइएगा सरपंच को कि पंचायत में आइए, पंचायत करना है, बोलेगा पंचायत में तब जाएंगे जब हमको 5,000 रुपये दीजिएगा, हम पंचायत में जेबे नहीं करेंगे। बोलेगा, आप बोलेगा क्यों नहीं आइएगा, क्यों आप पैसा लीजिएगा, बोले तुम भी तो वोट लेने के लिए हमसे पैसा लिया था, तो हम भी पंचायत करने के लिए पैसा मांगेंगे। ठीक है, इसलिए जितना भी आप उनको रुपए देंगे, मतलब जो भी कैंडिडेट होते हैं वो रुपए देते हैं, ठीक है, उतना ही वो उससे कई गुना वो वसूलते हैं। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों को समझना चाहिए कि हाँ, जब हम चुनाव देखते हैं सामने है तो किस प्रकार से अपने मत का प्रयोग करें। इसलिए ऐसे लोगों को चुने जो गांव में विकास करे। अगर एक मुखिया अगर चाह लेगा एक गांव को उस जिला का सबसे बेस्ट क्षेत्र बना सकता है, शिक्षा को बहुत उन्नत बना सकता है। ठीक है,
एक विद्यालय का जो आपको निरीक्षण होता है वो मुखिया का काम होता है। आप देखिए कोई मुखिया स्कूल नहीं जाता है जांच करने के लिए, है ना, जबकि वो पावर मुखिया के पास है। किसी भी स्कूल में वो जांच में जा सकता है कि आप विद्यालय में क्या पढ़ा सकते हैं, जो भी उसके पंचायत में आता है कि आप क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, हम बैठ के देखना चाहते हैं कि क्या आप पढ़ा रहे हैं। या मुखिया जय भी नहीं करेगा क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि हम उससे पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, और हम खुद नहीं पढ़े लिखे हैं तो वहाँ पर क्या हम पूछेंगे। उसी से सवाल पूछ दिया उसी तो को सवाल पूछ दिया हाँ, मुखिया से सवाल पूछ दिया तो वो फंस जाएगा। इसलिए मुखिया सिर्फ जाएगा क्या करने के लिए, कितना पढ़े हैं आप, क्या कर रहे हैं। तो मुखिया जाएगा क्या करने के लिए, सिर्फ देखने के लिए। राशन बचा हुआ भी है, क्या बोरा आया था चावल, चलिए 5 बोरी हमारे घर पे भेजा दीजिएगा, ठीक है, इसी के लिए मुखिया जाएगा, ठीक है। तो एक मुखिया के पास अधिकार है कि वो शिक्षक को उनके पद से जो है स्थगित करवा सकता है। ये पावर उनके पास है कि कोई शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में, टाइम पास कर रहे हैं, तो उनको जो है टाइम पास करते हुए जिसको यहाँ से निकाल देगा, ठीक है। सरपंच को अधिकार है कि कोई भी जमीनी विवाद है, अगर व्यक्ति उनके बातों को नहीं मान रहा है सही फैसला करने के लिए, अगर वो चाह रहा है सही फैसला करेगा और कोई ऐसा व्यक्ति जो दबंग टाइप का होगा नहीं मानेगा, तो उसके खिलाफ वो नोटिस जारी कर सकता है, ठीक है। और नोटिस जारी करेगा तो उसको हर हाल में पहुंचना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं ना कि पंचायत में सरपंच बुलाया, मान लीजिए 2 व्यक्ति के पास बीच झगड़ा हो गया, कोई गरीब है कोई अमीर है ना। अब जो गरीब है वो गया पंचायत में, जो अमीर परिवार से हैं, थोड़े पहुंच वाले हैं, वो फोन नहीं कर देगा, सर सरपंच साहब मैनेज करवाइए, क्या हम जाएंगे, सॉरी नहीं जाएंगे। तो आपको क्या कर देगा, वो देखिए फला को बुलाते हैं वो अवे नहीं करता है, हम क्या कर सकते हैं। जब उनके पास पावर है कि वो नोटिस जारी करेगा, तुरंत उसको दौड़ते हुए आना पड़ जाएगा। नोटिस का उल्लंघन होगा तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कई सारे अधिकार हैं, ठीक है, जो या तो वो लोग जानते नहीं हैं या जानते तो क्या उनका दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए अच्छे नेता को चुनना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको आर्टिकल 243H में पंचायतों को क्या है, कर लगाने की शक्ति है, फंड जमा करने की शक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 243 से 200H तक हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक में अब देखिए कि कोई ऐसा चीज है जो आपको समझने में दिक्कत है तो उसको पूछ लीजिए, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत लग रहा है। 243 ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको राज्य वित्त आयोग के बारे में है, हाँ, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग की चर्चा जो है आपको कहां पर है, आर्टिकल 243 में। और ये कहता क्या है, तो राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 वर्ष पर, ये हर 5 वर्ष पर होगी, ठीक है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 वर्ष पर राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये आपको कहां पर है, 243 में। क्यों किया जाएगा, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है आर्थिक समीक्षा, ठीक है, या हम इसको कहें पंचायतों की आर्थिक समीक्षा, ठीक है, पंचायतों की आर्थिक समीक्षा, ठीक है, कि कौन सा पंचायत जो है कितना डेवलप किया, कौन सा पंचायत कितना डेवलप नहीं कर पाया, क्या रिसोर्सेस की यहाँ कमी रह गई, क्या फंड की यहाँ कमी रह गई, ठीक है, क्या और आवश्यकता है यहाँ पर विकास करने के लिए, ठीक है। तो इन सभी चीजों की समीक्षा करने के लिए जो है राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। कितने वर्ष पर, 5 वर्ष पर, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल 243 में, ठीक है। इसके बाद आई के बाद क्या हो जाएगा, ये हम भूल जाते हैं ABCD पता है। तो आर्टिकल 243 जी, यहाँ पर क्या है, यहाँ लेखा परीक्षण है, ठीक है, ठीक है। लेखा परीक्षण का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो पंचायतों में जो रख रखाव होगा, ठीक है। यहाँ पर रख रखाव का मतलब क्या है, ये कोई जैसे मान लीजिए कोई फंड आता है, ठीक है, उस फंड को जो है लागू किया जाता है, अगर उसका यूज किया गया है तो वह कितना किया गया है। मान लीजिए कोई फंड आया 1 करोड़ का कोई रोड बना है, अब जिस पंचायत को मिला
क्या उसने उतना काम किया या नहीं किया। ठीक है, अब कई ऐसे होते हैं कि 50 लाख का यूज किया, 50 लाख का नहीं किया, वो रखा हुआ है अकाउंट में। ठीक है, तो उसका जो रखरखाव का है, ठीक है, पंचायतों में जो रखरखाव होगा, ठीक है, अच्छा ये खातों का रखरखाव, ठीक है, जो पंचायत में खातों का यानी जहाँ पर लिखा पढ़े होता है, ठीक है, या अकाउंट वगैरह जो होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे तो कोई फंड आता है तो जो मुखिया होता है और पंचायत सचिव होता है उनका ज्वाइंट अकाउंट होता है, क्या पता है आप लोग को? दोनों का सिग्नेचर। हाँ, तो उनका ज्वाइंट अकाउंट होता है, वहां पर रुपए आते हैं, और जब तक दोनों का सिग्नेचर नहीं हो तो रुपए नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो इन खातों का जो है रख रखाव जो है वो किसकी जिम्मेवारी होती है? लेखा परीक्षक की। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है ये रख रखाव किया जाता है। ठीक है, देखा जाता है कि किसी प्रकार का जो है दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो पंचायतों में रख रखाव और ऑडिट का काम यानी रिपोर्ट का काम जो होता है वो इसका होता है। ठीक है, तो समझिए कि एक प्रकार का क्या है ना कि डेटा इंफॉर्मेशन का काम। ठीक है, कितना रुपया आया, कितना गया, कितना बचा, क्या हुआ नहीं हुआ, जो कुछ रिटर्न भी हो जाता है बाद में खर्च नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब काम यहाँ पर आपको 243 जे में है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके बाद कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? के जे के 243 का के ठीक है, 10 तो 243 के में क्या है, तो यहाँ पर आपको पंचायत चुनाव के बारे में है। यहाँ क्या है? पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव। ठीक है, क्या आप देखते हैं कि पंचायत में चुनाव होता है हर 5 वर्ष में। ठीक है, अगर किसी प्रकार की दुर्घटना ना हुई हो, है ना, तो बीच में तो नहीं होगा, तो सीधा 5 वर्ष में होगा, है ना। और यह पंचायत चुनाव जो है ये कौन करवाएगा? पंचायत चुनाव कौन कौन करवाएगा? पंचायत चुनाव वही कराएगा जो राज्य चुनाव आयोग। पिछली क्लास में समझाया हुआ है आप लोग को, भूल जाते हैं आप लोग। आप लोग को बताया गया था चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, जिनका काम होता है राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, राज्यपाल का, ठीक है, इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सबका। लेकिन जो पंचायती चुनाव होता है या नगर निकाय का चुनाव होता है, ये किसके द्वारा कराया जाता है? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, तो हर राज्य का राज्य चुनाव आयोग क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, और संबंधित राज्य में वो क्या करवाएगा? चुनाव करवाएगा। क्लियर है? इसके बाद तो आर्टिकल 243 के बाद 12 नंबर पे, ठीक है, 12 नंबर पे एल। ठीक है, 12 नंबर पे क्या है? एल। ठीक है, तो रीजनिंग जब पढ़ेंगे तब आप लोग नंबर याद रखेंगे। अभी सोचते हैं क्या है नंबर, अमन तो बोल दिया 12 नंबर, आप लोग दिमाग में आया हो 12 क्यों बोला गया, है ना। तो रीजनिंग में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ अल्फाबेट का नंबर आपको याद करना होगा। ठीक है, 26 का पेज है, डेट का, एक्स का। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 243 एल है। वाई ठीक है, 25, जेड का 26। अब सिस्टम डेट। पंचायत का चुनाव हो गया। ठीक है, और चुनाव के माध्यम से यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। ठीक है, जी का लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो अभी हमसे बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है? तो वो है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित क्षेत्र। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो आपको पंचायती व्यवस्था है, इसकी चर्चा कहाँ पर है? 243 एल। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो पंचायती व्यवस्था है इसका वर्णन कहाँ पर है? 243 एल में। ठीक है, हाँ, तो आपसे अगर केंद्र शासित प्रदेश यानी स्पेशल आपको यूटी के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको 243 एल में है। क्लियर है? इसमें आपको ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसके बाद आपको एल के बाद क्या हो जाएगा? एम। तो हाँ, वो ज्यादा दूर नहीं है ना, पहुंचने वाले हैं उसके पास। अब यहाँ पर 243 एम में क्या है? तो कुछ विशेष क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होगा। ठीक है, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वह कुछ विशेष क्षेत्र पर जो है, और वह विशेष क्षेत्र कौन सा?
तो मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। तो जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो है कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए हैं कि जो एसटी लोग वहां पर जहां पर ज्यादा है, जनजातीय क्षेत्र जो कहलाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है कि उन पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य लागू करना नहीं होगा, वो वहाँ की कंडीशन के अनुसार होगा, अनिवार्यता नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लागू नहीं, यानी इसकी अनिवार्यता नहीं, ठीक है, इसकी अनिवार्यता नहीं, ठीक है, वो कंडीशन के अनुसार जो है देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से जो जीवन शैली है उनको सुरक्षित करना भी हमारा दायित्व है, ठीक है। तो उनका जो साधारण जीवन शैली होता है उनका संरक्षण जो है वो संविधान के द्वारा किया जाता है, तो उसमें दिक्कत नहीं हो इसलिए वहां पर जो है विशेष उस पर उपबंध दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं। क्लियर है? इसके बाद आपको 243 क्या हो जाएगा एम के बाद, ठीक है। तो एन में क्या है, तो जो 243 एन है यहाँ पर आप जो है देखेंगे तो वैसे क्षेत्र देखिए, अब पंचायतों में लागू हो, पंचायती व्यवस्था लागू हो गई सब जगह, ठीक है, लेकिन क्या एक साथ हुई? नहीं हुई, ठीक है। कहीं पर आपने देखा कि राजस्थान में पहले लागू हो गया है ना, फिर मध्य प्रदेश में जाके 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद लागू हुआ। लेकिन 73वां संविधान संशोधन होने के बाद भी ऐसा थोड़ा कि तुरंत ही सब जगह लागू हो गया होगा, नहीं हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रावधान कह दिया गया कि जब तक नए कानून लागू नहीं होंगे तब तक क्या होगा, पुराने कानून जो है वो लागू रहेंगे, ठीक है। पंचायती व्यवस्था में, हाँ पंचायत, ठीक है। अब एक साथ सब जगह तो लागू नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया। अब कहीं पर पहले से कोई व्यवस्थाएं चल रही थी, कोई कानून चल रहा था, ठीक है, तो जब तक नई व्यवस्था यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लागू नहीं हुआ है, उससे पहले जो व्यवस्थाएं चल रही फिलहाल वही चलती रहेगी। लेकिन जैसे नए कानून वहां पर लागू हो जाएंगे तो पुराना खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कहा गया 243 एन में। क्लियर है? अब लास्ट आते हैं, बहुत आप लोगों ने इंतजार किया, ठीक है, तो देखिए लास्ट पहुंच गया है ना, तो एन के बाद ठीक है, खुशी मिला होगा आप लोग को, है ना। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कहता है कि न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर न्यायालय के हस्तक्षेप को रोकता है, ठीक है। न्यायालय यहाँ पर जो है क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, खासकर कब, जब चुनाव हो रहा होगा, जब क्या होगा, चुनाव हो रहा हो, या हम कहें पंचायती चुनाव हो रहा होगा, ठीक है, द्वारा पंचायती चुनाव के समय, ठीक है। यहाँ पर न्यायालय के हस्तक्षेप को जो है प्रतिबंधित करता है, रोकता है कौन, आर्टिकल 243 को, ठीक है, कि अगर पंचायती चुनाव चल रहा है इस समय आप जो है वहां पर कुछ दखल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई पिटीशन वगैरह का यहाँ पर काम नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो न्यायालय की पावर को है वो था कम करता है, ठीक है। चलिए ये आपका था आर्टिकल 243 को। तो इस प्रकार से आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, इसका जो आपको भाग 9 है, और इस भाग 9 में जो आपको आर्टिकल है 243 से लेकर 243 और ये सारा आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया कि किस अनुच्छेद में किस चीज का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए तो अब जो है आपका ये सारे आर्टिकल हो गए हैं। इसके बाद एक और क्लास आपका बचा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को जो है जो मुखिया होंगे, सरपंच होंगे या जिला परिषद जो भी है, उन सबके कार्यों और अधिकार के बारे में बताए जाएंगे। बस आपका क्लास खत्म, ठीक है। तो आज की क्लास को यही रहने देते हैं।